So, hello everyone, and I welcome you all to Enthuse batch of JEE Rank Plus. तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस का। ये पहली क्लास है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज हमें रहेगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम JEE एडवांस में क्वेश्चंस जो डायरेक्टली गॉस लॉ के ऊपर आ रखे हैं उनके ऊपर फिर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो क्लास 12th का बच्चा है, जिसको क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम देना है, तो उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हम यहाँ पर करेंगे, तो डेट की बाद में आपको कोई इश्यूज ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का बेसिकली कंटेंट जो हमारा रहेगा वो गॉस लॉ की एप्लीकेशन ही है। गॉस लॉ के अराउंड ही हम यहाँ पे मूव करेंगे। लास्ट क्लास में अगर मैं एक क्विक रिवीजन अगर हम करें कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो क्विक रिवीजन अगर मैं करवाना चाहूँ लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा गॉस लॉ पढ़ा था। तो गॉस लॉ में मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ हमें ये कहता है कि कभी भी अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है, जिसको हम एक क्लोज्ड इंटीग्रल निकाल सकते थे ई डॉट डी एस करके, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो डी एस वेक्टर है, दोनों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेना है कि अंदर चार्ज कितना आया है, जो आपका एक गॉसियन सरफेस है, इसको आप एप्सिलॉन नॉट से अगर सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना इजी था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है? मेरी आवाज वगैरह सब कुछ सही? कुलदीप, हेलो, है ना? ठीक है, तो ये हमने काम किया था लास्ट क्लास में कि गॉस लॉ कैसे रहेगा कि फाइनाइट इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस हमारे पास था और क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब गॉस लॉ का जो जनरली हम यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको निकालने के लिए, मतलब हम गॉस लॉ को यूज करके काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा कि जो हम डेरिवेशंस में यूज करते हैं, जो हम स्टेप्स यूज करेंगे, ताकि आप फिर चीजों को आसानी से देख सकें। ठीक है, तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए, स्टेप्स से क्या होता है, एक पैटर्न रहता है जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप्स टू फॉलो जो हमें फॉलो करने हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो देखिए, गॉस लॉ की मैंने बात करी थी, तो गॉस लॉ को मैंने लिखा वही ई डॉट डी एस, है ना। फाई मुझे निकालना है, तो मुझे फाई अगर निकालना है तो ई डॉट डी एस हमारे पास है। और इसको मैंने कहा कि ये आपके पास क्या है कि जितना भी चार्ज आपने इनक्लोज किया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, तो आपको सिर्फ क्या करना है भाई, डीएस का इंटीग्रेशन करना है और क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको निकालनी है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रहेगी क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, और जो इंटीग्रेशन सरफेस का रहेगा, अल्टीमेटली यही काम आपको करना है। बताइए, यही तो रहेगा भाई। तो आपको दो काम यहां पे फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं यहां पे मेनली देखूं तो आपको दो काम करने हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ये तो एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और आपको यहां पर सिर्फ इन दो चीजों के लिए मेहनत करनी है कि ये जो इंटीग्रेशन आपके पास इसके लिए आ रहा है, इसके लिए फाइट है कि क्यू इन निकाल लो कि अंदर चार्ज कितना है, और दूसरी चीज ये सरफेस एरिया निकाल लो, इसके लिए फाइट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी के लिए हमारी फाइट रहेगी। यानी कि फाइट के लिए मैं बोलूं, या कैलकुलेशन जो हमारे पास है वो इसकी रहेगी। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अलग अलग पैटर्न्स में यहां पे लेके चलूंगा। कुछ सिमिलर पैटर्न्स ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में। जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। उसको अगर आज टाइम रहेगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे। जो जेई एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो हम कल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हमें करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। पहला एप्लीकेशंस बेसिकली मैं यहां पर बता रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो ये आपकी हेडिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में।
सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास टोटल चार्ज, या मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर लेता हूं क्योंकि ये वायर कितना भी बड़ा हो सकता है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास है लैम्डा। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज है और आपको आर डिस्टेंस दूर, आपको इसी वायर से आर डिस्टेंस दूर ये फाइंड करना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपके पास आएगी। सबसे पहला काम गॉस लॉ लगाने के लिए हमें जिस भी चीज के बारे में पूछ रहा है हमें उस चीज को एनगल्फ करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस चीज को एक क्लोज्ड पैकेट में लेना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं क्लोज्ड पैकेट में लेना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसे एनक्लोज करना है। एनक्लोजर का तरीका बहुत सारा हो सकता है भाई, मैं गॉसियन सरफेस कुछ भी ले सकता हूं, किसी भी तरीके का ले सकता हूं। इंडिपेंडेंट है कि गॉसियन सरफेस आप क्या लेते हैं, आपका आंसर जो आएगा वो इरेस्पेक्टिव रहेगा। मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर मैं एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेता हूं तो मैं यहां पर एक इस तरीके से एक सिलेंडर बनाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास है और हमें आर डिस्टेंस दूर, मतलब ये मैंने मान लिया कि आर डिस्टेंस दूर यहां पर है। ठीक है, ये आर इसकी रेडियस है, यहां पर मैंने ये जो लिया है इसकी आर ही रेडियस है हमारे पास, यहाँ पे भी आर ही रेडियस है इसकी। और हाइट आप जो भी मान लीजिए, लेंथ मैं ले लेता हूँ कि इसकी एल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने मान लिया कि एल लेंथ इसकी है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम गॉसियन सरफेस बना ले। और अब ये गॉसियन सरफेस अगर बना है तो अब आपको देखना है यहां पर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम यहां पर क्या करते हैं, हम कभी भी पिक्चर नहीं देखते हैं। जो पूरी की पूरी पिक्चर आपको दिख रही है वो आपको नहीं देखनी, आपको पिक्सल्स, अरे ये क्या हो रहा है, आपको क्या देखना है, पिक्सल्स देखने हैं। ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर देते हैं। आपको क्या देखना है, यहां पे पिक्सल्स देखने हैं। पिक्सल्स क्या है हमारे पास यहां पे, अगर मैं पिक्सल्स की बात करूं तो पिक्सल आपके पास है कि आप देखिए यहां पर आप इधर हैं, तो मैं इस सरफेस को तीन पार्ट में कह सकता हूं कि यहां पे सरफेसेस की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास यहां पे तीन सरफेसेस हैं। तीन सरफेसेस कैसे हुए सर भाई, एक आपके पास अपर वाला ऐसे सर्कुलर सरफेस है, एक आपके पास लोअर वाला भी सर्कुलर सरफेस है, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, और इसके अलावा बीच में ये जो आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है ये आपके पास कैसा है, कर्व्ड पार्ट। तीन पार्ट है इस, इसके तीन पार्ट हमारे पास है। एक ऊपर सर्कुलर, आपको ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, नीचे से देखेंगे सर्कल दिखेगा, और साइड से अगर हम देखेंगे तो कर्व्ड आपको दिखेगा। अब इन तीनों की वजह से फ्लक्स देखना है कि आपको फ्लक्स क्या रहेगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को ही कंसीडर कर रहा हूं तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके से निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, मतलब वहां से हर डायरेक्शन में हमारे पास वैल्यूज जा रही हैं, है ना, ये हर जगह आ रहा होगा ऐसा। यही चीज पूरी की पूरी नीचे भी हमारे पास रेप्लीकेट कर रही होगी। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं कि नेट फ्लक्स मेरे पास कितना आएगा, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि इस वाले कर्ड वाले सरफेस को, इस कर्ड वाले सरफेस को मैं कह रहा हूं कि यहां से जो फ्लक्स हमारे पास आएगा उसको φ1 लेके चल रहे हैं।
ऊपर वाले सरफेस की वजह से जो हमारे पास फ्लक्स आएगा इसको phi2 लेके चल रहे हैं, नीचे वाले की वजह से जो फ्लक्स आएगा इसको phi3 लेके चल रहे हैं। तो अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स हमारे पास phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 ही होगा। ये भी आप चीज समझ रहे हैं। अब ये अगर phi1 phi2 phi3 हमारे पास है, अब आप एक चीज और देखिए, ये जो phi2 और phi3 हमारे पास है, यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसका एरिया जो आपके पास ग्रीन वाला है, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर कंसीडर करता हूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ हमारे पास आएगी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखेंगे इसी पॉइंट पर, क्योंकि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ जा रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच में आपको एंगल दिखेगा 90 डिग्री है। तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट तो यहां पर यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन, मतलब हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई? तो वो ये दोनों तो हमारे पास काम करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली फाई जो है वो इस phi1 की वजह से ही रहेगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ठीक है, हमारे पास जो फाई आया वो phi1 की वजह से ही है। और ये इसके लिए क्या रखेंगे हम यहाँ पर, ई डॉट डी एस, ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए रखेंगे हम ई डॉट डी एस। और इज इक्वल टू, ये मुझे लेना है सिर्फ सरफेस वन का, ये मुझे सिर्फ सरफेस वन का लेना है। और यहाँ पे हमें क्या रखना है भाई, चार्ज जो अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो लैम्डा आपके पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा आपके पास क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। अगर मैं क्यू इन की बात करूं तो आपके पास ये हो जाएगा लैम्डा एल। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे पास क्या है, ये मैंने यहां पे लिख दिया कि लैम्डा एल आपके पास है और ये यहां पे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे ही रखो। सरफेस को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास क्या आता है भाई, आपने बचपन में पढ़ा है क्या, ये हमारे पास 2πr(h) नहीं होता कर्व्ड सरफेस एरिया? सर्कुलर का एरिया कितना होता है, πr² होता है, πr² होता है। एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये एरिया आपके पास, मैं इस एरिया को भी लिख सकता हूं कि ये एरिया आपके पास कितना रहेगा, ये एरिया आपके पास रहेगा 2πr(h), h आपके पास यहाँ पे l है, इसको आप लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे, l और l कट जाएगा। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू यहां पे निकल के आएगी, इसको थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आ गई है, थोड़ा सा और छोटा करने दे, यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, या पीछे ही लिख लेते हैं, इसी में कर लें कि फिर ये अच्छा सा नहीं लगता ना, फाइल जो आपके पास शेयर होती है ये आपको फिर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहीं से मेरे पास ये कट हो गया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास है, डेट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए आ रही है 2πr एप्सिलॉन नॉट, एल और एल आपके पास कट चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से एक लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है कि एक रॉड आपके पास है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और आपको r डिस्टेंस दूर यहाँ पे कोई भी पॉइंट P आपके पास है, यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास रहेगी। इस चीज को यूज कर पाना थोड़ा सा वो रहता है, तो हम इसमें थोड़ा सा और भी काम करते हैं कि भाई मुझे पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है 1/r के। तो आपके पास जो ग्राफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, तो वो कुछ ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, आगे समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है भाई, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको लेमडा की वैल्यू दे दे, आपको लेमडा बोल दे कि हमारे पास 2 कूलम पर मीटर एक लेमडा है, के की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ है, और रेडियस आपको दे देगा, आप आंसर्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
देखिए चीजें चल कैसे रही है, मैं चाहता हूं कि आप, जब मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं तो आपको पता लगे कि अच्छा सर ने ये कराया, सर ने ये कराया, तो सर को मतलब ये भी चीज करानी चाहिए थी, या ये चीज सर ने छोड़ी है तो मतलब ये हमें दूसरी चीजों से आंसर आ जाना चाहिए था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पहले मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी कराई, यानी मैंने आपको बोला कि अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और चार्जेस को मैंने क्या करा, एक लाइन में लगा दिया है, यानी वन डायमेंशन में मैंने अगर चार्जेस को लगा दिया तो मेरे पास लैम्डा आ रहा था। अगर इसको मैं एरिया में फैला दूं, अगर मैं इसको एरिया में फैला दूं, तो सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर सेकंड में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू अ थिन शीट, एक थिन शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी। अरे ये भी ऐसे जा रहा है, ड्यू टू अ थिन शीट, हमारे पास थिन शीट रहेगी तो क्या रहेगा। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक थिन शीट है, पतली सी शीट है, और पतली सी शीट पे अब हमने चार्जेस रख दिए हैं, मतलब ये एक शीट जो है वो चार्ज है, तो अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। भाई अगर इस पतली सी शीट पर चार्जेस हमारे पास हैं, तो इस पर मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास क्या रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से शो करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से शो करते हैं, और सिग्मा जो होता है ये आपके पास रहता है भाई जितना चार्ज है डिवाइड बाय एरिया, जितना भी चार्ज है आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। स्टेप वही है, स्टेप मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। सबसे पहले इस सरफेस को एनक्लोज करना है, तो इस सरफेस को अगर एनक्लोज करना है तो मैंने को क्या करना पड़ेगा भाई, इस साइड से भी एनक्लोज कर लिया और दूसरी तरफ से भी एनक्लोज कर लिया। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया, इस सरफेस को एनक्लोज हमने कर लिया। अब अगर एनक्लोज किया है हमने इसको, तो ध्यान से देखना भाई, एनक्लोजर हमने कर लिया तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी उसको देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपके पास इधर ऐसे है, पॉजिटिव है, इस साइड आपके पास ऐसे है ना। और ये अगर मैं एरिया वेक्टर यहां पे भी देखिए, आप क्या करेंगे, तीन सरफेस में इसको डिवाइड करेंगे, यहां भी आपके पास कितने सरफेस हैं, तीन सरफेस हैं। अब तीन सरफेस में से आप मुझे बताइए एक सरफेस तो काम नहीं कर रहा होगा, यहां पे कौन सा काम नहीं कर रहा होगा, ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर देखिए इस तरफ है, तो ये कर्व्ड सरफेस वाला काम नहीं कर रहा होगा। आपके पास दो सरफेस काम कर रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला सरफेस यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि ये सरफेस काम कर रहा है और ये सरफेस काम कर रहा है। तो अगर आपको वही हमें अगर फाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई डॉट डी एस, है ना, इसको मैं वन लिख रहा हूँ कि मेरे पास वन सरफेस है, ये वाला सेकंड सरफेस मैंने लिख दिया कि ये सेकंड सरफेस है, ठीक है, और ये वाला मैंने लिख दिया कि थर्ड सरफेस है। तो मैंने इसको लिखा वन ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट डी एस थ्री। तो हमने ये तीन चीजें लिख रखी है, ठीक है, ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस थ्री। तो हमें पता है कि यहां पर हमारे पास ई डॉट डी एस जो ये टू है, ये हमारे पास क्या है, ये जीरो हो गया क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ये दोनों आपके पास सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस वन। और ये किसके इक्वल रहेगा, ये आपके पास ये इक्वल रहेगा हमारे पास क्यू, जितना भी चार्ज रहेगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आप यहां से निकाल सकते हैं, पहले वाले ऊपर वाले से चार्ज यहां से निकाल सकते हैं कि चार्ज आपके पास कितना रहेगा, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। वही वैल्यूज यहां पे रख दीजिए, आपके पास क्या आएगा भैया, ये टू ई को बाहर निकाल लो, ये एरिया आपके पास है तो इसको मैं एरिया लिख देता हूं, इंटीग्रेट होने के बाद एरिया आपके पास आएगा, ये आपके पास सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया एरिया से कट जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैल्यू आ गई कि एरिया आपके पास है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनाना चाहूं तो आपके पास कुछ ऐसी रहेगी, भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रहा है, तो जो शीट रहती है वो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। क्या ये बात समझे, ग्राफ समझ में आ गया इसका कि किस तरीके से रहेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बस ये याद रखना है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन आप जेई मेंस में भी देखेंगे कि ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई है इसके ऊपर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो मैं कुछ पैटर्न्स आपको कराता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, इसको मैंने माना कि ये प्लस सिग्मा वन, इस पे हमने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव। तो आप कितने ही डिस्टेंस दूर खड़े हो जाइए, आपको पता है कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास वैल्यू होगी सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप अगर दूसरी तरफ भी आ गए, अगर आप दूसरी तरफ भी आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये पहला केस है। अगर मैं इस तरफ भी अगर आ गया, दूसरी तरफ भी अगर गया, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ये भी वैल्यू मेरे पास रहेगी सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कोई बोले कि नहीं सर आपने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव की जगह सर नेगेटिव लेते, तो नेगेटिव ले लेंगे भाई। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये नेगेटिव सिग्मा वन हमारे पास है, तो आप देखेंगे डायरेक्शन, देखिए मैं डायरेक्शन कैसे बना रहा हूं। डायरेक्शन मैंने इस तरफ बना दी, तो आपके पास इस तरफ डायरेक्शन रहेगी, वैल्यू मेरे पास वैसी रहेगी सिग्मा वन नेगेटिव में। डायरेक्शन मैं डायरेक्शन एरोस की हेल्प से दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूं। तो सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैल्यू रहेगी। डायरेक्शन देखिए, इस साइड अगर आता हूं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास रहेगी सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस देखिए बी, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, एक पॉजिटिव वैल्यू रख दी कि ये सिग्मा वन है प्लस सिग्मा वन, और इसके सामने, इसी के जस्ट सामने हमने यहां पे रख दिया माइनस ऑफ सिग्मा टू। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, छह छह मत सोच लेना इसे। और यहां पे आपको पता है, मैंने बताया था रेन अप्रोच, अगर दो पर्सन खड़े हैं, दो पर्सन आपके पास खड़े हैं, तो दो पर्सन तीन रीजन बनाते हैं। दो पर्सन तीन रीजन बनाते हैं, एक रीजन वन ये है, ये रीजन टू है, और ये रीजन थ्री है। ठीक है, रीजन बोल रहे हैं, रीजन। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। आपको इन तीनों रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला हमारे पास पता है हमें कि हमें एक ही अप्रोच यूज करता हूं मैं, इसके अलावा कोई और अप्रोच यूज नहीं करूंगा। हमारे पास अप्रोच जो है वो है रिन अप्रोच। हमारे पास जो अप्रोच है वो है रिन अप्रोच। आप यहां पे पहुंच जाइए, फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाइए। फर्स्ट स्टेप पे अगर खड़े हैं, फर्स्ट रीजन में अगर खड़े हैं, तो देखिए कि कौन कौन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। आपने देखा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है भाई, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दूसरी तरफ आ रही है, बिल्कुल सर। कितनी आएगी वैल्यू, वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव की वजह से सिग्मा, सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, नेगेटिव की वजह से क्या होगा भाई, नेगेटिव की वजह से उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास जा रही होगी, कि नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में जा रही होगी, और ये ई नेगेटिव हमारे पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। मुझे अगर ई नेट की वैल्यू यहां पे निकालनी है कि ई नेट यहां पर कितना हो जाएगा ई वन पर, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, ई प्लस माइनस ऑफ ई माइनस। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा वन माइनस ऑफ सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए समझ में आया प्रवीण, समझ में आया ये रीने प्रो, समझ में आई कैसे हमने यहां पे काम किया। अच्छा, जो फर्स्ट में हो रहा है मैं कह रहा हूं कि वही यहां पर भी होगा, जो फर्स्ट में हो रहा है वो यहां पर भी होगा। आप यहां पर खड़े होकर देख लीजिए, जो फर्स्ट में हुआ सेम रिपीट होगा, चाहे कहीं पर भी चले जाइए। आप यहां पर थर्ड पार्ट पर हैं, आपने देखा जी पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है इस तरफ, नेगेटिव चार्ज लगा रहा है इस तरफ, और कांस्टेंट है, कोई वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही है डिस्टेंस के हिसाब से। तो आपके पास फिर से वही ई नेट अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ ई थर्ड वाला, तो ये सेम होगा जो हमारे पास ई वन का था, और ये भी आपके पास आ जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप में से लोग कहेंगे कि सर आपने सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू क्यों किया। भाई आप ये मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि सिग्मा वन जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा टू है, ये गिवन है, तभी मैं माइनस कर रहा हूँ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। अगर ये गिवन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, आप डिफरेंस लेके चलेंगे, फिर सिग्मा वन सिग्मा टू का डायरेक्शन आपके पास उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही बात समझ में आई? अब बात आती है थर्ड रीजन की। अगर मैं थर्ड रीजन में आके खड़ा हो जाऊं,
अगर मैं थर्ड रीजन में आके खड़ा होता हूं, थर्ड रीजन में मैं देखता हूं जी पॉजिटिव वाला फोर्स लगा रहा है इस तरफ, मतलब पॉजिटिव वाले की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ, नेगेटिव वाले की भी इस तरफ आ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला रीजन हमारे पास है इसमें रहेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ रेन अप्रोच काम आ रही है, रेन अप्रोच काम आ रही है। अगर यहां पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे एक केस और लेता हूं, मैंने दो केस यहां पे लिए। सी, मैंने माना ये प्लस सिग्मा कैपेसिटर में यूज आएगा बीसी का, ये माइनस सिग्मा, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, और इधर बताइए कितनी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 2 कट जाएगा, आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, आई होप कि यहाँ पे फिर कैसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाए आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगी। ठीक है, आगे हैं। यहां तक की बातें ठीक है, डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये शीट वाले के बाद अब हमारे पास बात करते हैं भाई, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि शीट वाले के अलावा हमारे पास स्फेयर आ जाए। तो तीसरी एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेयर। ये एक स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। पहले मैं यहां पे लेके चल रहा हूं होलो स्फेयर हमारे पास है, ठीक है, होलो स्फेयर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक होलो स्फेयर लिया है, और हमने ले ली रेडियस आर, ये ओ है, ये रेडियस आर है, ठीक है। ये हमने एक होलोस्फेयर लिया, रेडियस आर लिए। अगर आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको और बताऊंगा, बट आपको ये चीज समझनी है कि जो चार्ज हमारे पास है वो हमेशा कहां पर रहेगा, भाई सरफेस पे ही रहेगा। चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा, तो मैं ये मान सकता हूं कि हमारे पास ये स्फेयर है, बट चार्ज हमारे पास जो है वो एक स्फेयर पर इस तरीके से सरफेस सरफेस पे ही रहेगा। तो सरफेस पे मैंने मान लिया कि चार्जेस हमारे पास यहां पर आ गए। अब एक स्फेयर अगर ये है तो इसमें तीन पार्ट्स में चीजें डिवाइड हो सकती है। एक पार्ट आपके पास आएगा अंदर, इसको मैं कह सकता हूं रीजन 1, जिसको मैं कह रहा हूं कि इनसाइड। एक आपके पास ये सेकंड, जिसको मैं कह रहा हूं ऑन दी सरफेस। अरे यार, ये आपके पास हमने मानी कि हमारे पास क्या आ गया, ऑन दी सरफेस, तो इसको मैंने माना ऑन दी सरफेस। और तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे मान लिया कि थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ये क्या है, आउटसाइड द सरफेस। तो तीनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे। आप देखिए कि अगर मैं अंदर वाले की बात करता हूं, जिस भी जगह आपको बोला जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, आप एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस निकाल बनाएंगे। आपके लिए देखिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आपको चीजें याद होने लग जाएगी, आप सोचेंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू तो ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, ऐसे रख दें। नहीं, आप दोबारा सोचिए भाई, अगर मुझे अंदर कोई पॉइंट निकालना है, यानी कि मुझे अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा।
मान लीजिए आपने एक अंदर क्वेश्चन सरफेस बना लिया, उसकी रेडियस आर आपने रखी, तो इनसाइड अगर आप निकाल के चल रहे हैं तो क्यू इन अंदर की तरफ चार्ज बताइए, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, बिकॉज सारे का सारा चार्ज तो आउटसाइड है। और अंदर अगर चार्ज जीरो है तो मैं ये कह सकता हूं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ गई, जीरो आ गई। फिर बाहर की बात कर लेते हैं। चलिए बाहर की अगर बात करूं तो बाहर अगर मैं यहां पर अगर आके यहां से अगर मैं आर को लेता, यहां से अगर आर को लेते और यहां पे अगर मैं फिर इस तरीके से एक सर्कल, बड़ा सर्कल बना देते हैं, तो हमारे पास क्या होता, लग रहा है सर्कल, लग तो रहा है। चलिए अगर बाहर से हम लेते तो बाहर से अगर सर्कल हम बना देते तो हमारे पास क्या होता, तो बाहर से अगर आप लेके चल रहे हैं और आर आउटसाइड आपके पास चल रहा है, तो अब देखिए आपके पास नॉर्मली मैं मान सकता हूं कि अगर रेडियस बहुत बहुत दूर है, एक्सट्रीम एंड्स पे हम लेके चल रहे हैं, तो मैं इसको एक पॉइंट मान सकता हूं कि पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है और आपके पास आर डिस्टेंस पर आप चीज को निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है वो सेम ही होती है जो आपकी नॉर्मली रहती है, ई के क्यू। अगर मैंने माना है कि मेरे पास जो चार्ज है, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो हमारे पास आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो डिस्टेंस आपने लिया है आर स्क्वायर। और अगर ये हमारे पास है थर्ड वाले के लिए, और अगर आप सेकंड के लिए निकालेंगे तो सेकंड आपके पास ऑन दी सरफेस है, बस आपको आर को पुट कर देना है, पुट आर इज इक्वल्स टू आर यहां पर, तो आपके पास ई सेकंड के लिए भी आ जाएगा कि ई सेकंड आपके पास रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके पास चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर होलो आपके पास आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है, ये तो आपने नॉर्मली लेके चले। कई बार आपको ये भी याद रखना है कि सिंस सिग्मा आपके पास क्या होता है, क्यू बाय एरिया, तो अगर ये जो आपको क्यू है, कई बार आपको ये क्यू जो है वो रिप्लेस करना पड़ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया से, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और एरिया ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो 4 पाई r² आपके पास होता है, तो वो वैल्यूज आप पुट करके आंसर्स को निकाल सकते हो, मैच कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है। ठीक है, क्या बात समझे। ठीक है, एक बार वैल्यूज में आपको दिखाता हूं कि क्या आएगा। अगर मैं आउटसाइड की ही बात करूं, तो आउटसाइड की बात करते हैं तो के को मैं लिख देता हूं 1/4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैंने लिखा क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, क्यू बाय एरिया हमारे पास सिग्मा होता है, क्यू बाय एरिया हमारे पास सिग्मा होता है। क्या मैं इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। और यहां पर देखिए क्या ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा था आपके पास, यहां पर देखिए सिग्मा बाय ये वाला जो निकाला था हमने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यहां पे लिख सकते हैं। एक और एक और चीज आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको चीज ये वाली चीज समझ में आ गई तो हमें मतलब ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। एक बार ग्राफ भी बनाते हैं कि ग्राफ कैसा यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैंने माना कि ये स्फेयर हमारे पास है, होलो स्फेयर की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास हो गया, इसकी रेडियस हमने यहाँ पर आर मान ली, और फिर किसी भी डिस्टेंस पे हम जाएंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे R इज इक्वल्स टू आर है,
और ये आर ही यहाँ पे हमने ले रखा है। तो यहाँ तक वैल्यू कितनी है भाई, 0। अंदर तो 0 है। और उसके बाद सरफेस पे देखिए, सरफेस पे आपके पास तुरंत क्या बन जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। और फिर इस तरीके से आएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आपके पास होता है होलोस्फेयर के लिए। बट यहीं पर अगर हमारे पास क्या होता, सॉलिड स्फेयर रहेगा, तो किस तरीके से करेंगे, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फेयर के ऊपर ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे जेई एग्जाम में। इसके ऊपर भी दिखेंगे क्वेश्चंस, यहाँ से भी आएंगे क्वेश्चंस, आ रखे हैं जेई मेंस में। अभी मैंने देखा प्रीवियस ईयर में है क्वेश्चंस काफी, दोबारा एनालिसिस करके जब हम आए। तो बट आप सोच के रखिए कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सॉलिड पर आएंगे। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, ओके। चलिए, यहां तक की बातें अगर क्लियर हैं तो नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिड स्फेयर पे। कितना पॉइंट हमने लिख लिया, ये हमने थर्ड वाला किया था, होलो वाले पे फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर हमने नॉन कंडक्टिंग ले रखा है, ठीक है। नॉन कंडक्टर अगर होगा तो कंडक्टर का तो चार्ज ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सरफेस हमने ले रखा है, जिसके अंदर भी चार्जेस हमारे पास क्या है, आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो अब उसको देखिए कि अगर मैंने माना कि मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर भी पूरे के पूरे क्या है कि सॉलिड है, तो हमारे पास हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक रेडियस को कंसीडर करेंगे। यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस थी इसकी, ये आर है। और ये जो रेडियस हमारे पास है, ये आप स्मॉल आर ले लीजिए, जिसको हम लेके चल रहे हैं कि इतने पर इनसाइड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। हम यहां पर इनसाइड निकाल रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड तो सेम ही रहेगी। मुझे जो यहां पर वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इनसाइड निकालनी है, क्योंकि आउटसाइड तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। भाई अगर आप बहुत दूर चले गए हैं, तो चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, क्या फर्क पड़ रहा है, आपने तो उसको पॉइंट मान लिया ना। चाहे वो चार्ज बाहर आ गया चाहे वो अंदर चार्ज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाहर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, में इनसाइड में फर्क पड़ जाएगा। इनसाइड में क्या फर्क पड़ेगा उसको हम देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर मेरे पास है, तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात करेंगे जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम एक नई क्वांटिटी की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से शो करते हैं, इसका मतलब हमारे पास होता है जितना भी चार्ज आपके पास है डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी होती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी एक अंदर वाले पॉइंट पे। आपको पता है स्टेप, पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है गॉसियन सरफेस बनाना। हमने गॉसियन सरफेस बना लिया आर रेडियस का, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपके पास, ठीक है, अब आप फ्लक्स की वैल्यू लिख दीजिए कि फ्लक्स आपके पास क्या आएगा, फ्लक्स आपके पास आएगा जी ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन। जो अब आपने जो सरफेस लिया है उसका क्यू इन आपको निकालना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सारी की सारी फाइट है कि अंदर बताइए कि इतने इतने के अंदर कितना चार्ज आपके पास आ जाएगा। सारी की सारी फाइट आपकी इसकी इसकी है। तो उसको सीख लीजिए कि उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस चीज को हम कई बार यूज करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अगर वॉल्यूम है, तो मेरे पास चार्ज है क्यू। अगर मेरे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो चार्ज मेरे पास है क्यू। अगर मेरे पास 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो मेरे पास चार्ज है क्यू 3/4 पाई आर क्यूब। राइट। अगर मैंने कहा कि हमारे पास अब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, जो छोटे वाला है, इतनी अगर वॉल्यूम है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, यही 4/3 मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास इस ग्रीन वाले से, तो हमारे पास है 3/4 क्यू डिवाइड बाय पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पाई और पाई मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास देखिए क्यू डैश की वैल्यू, जिसको मैं कह रहा हूं कि क्यू इन हमारे पास है, जो अंदर चार्ज आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आएगा आर क्यूब बाय आर क्यूब, आर क्यूब बाय आर क्यूब क्यू, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यही चीज थी इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं है।
बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि चार्ज कैसे निकाला तो बात आपको समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने यूज किया यूनिटरी मेथड, यानी एक यूनिट का आप निकाल लीजिए, उसके बाद जितनी यूनिट का आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने एक यूनिट वॉल्यूम का निकाल लिया कितना आपके पास चाहिए, उसके बाद हम दूसरे का काम कर रहे हैं। तो आपको यहां पर देखिए क्या काम करना है, आपने ई को बाहर निकाला, आपको डीएस को इंटीग्रेट करना है। क्यू इन की अगर मैं बात करूं तो अभी यहां पे निकाला हमने, निकाला आर क्यूब, क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। डीएस की अगर बात करेंगे तो डीएस आपके पास आएगा एरिया 4 पाई r स्क्वायर, या आपके पास आर क्यूब क्यू डिवाइड बाय आर कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर जो आपके पास है, इस आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को हमने कट कर दिया, आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आर, ये आर क्यूब, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा और घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए। हाँ प्रवीण, तुमने इसको लिखा है। चलिए, ये हाँ यही चीज समझनी थी बस, बाकी तो और कुछ नहीं समझना। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू अगर आ गई है तो इसका भी एक बार ग्राफ बना लेते हैं कि कैसा ग्राफ हमारे पास बनेगा। ये ऐसे है कि रेडियस हमने मानी है कि आर रेडियस है, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये है आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे चल रहा है आर, यहाँ पे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार आपके पास जो ग्राफ है, देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ध्यान से देखेंगे स्मॉल आर को। ठीक है, स्मॉल आर को देखना है। आपके पास क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, इनसाइड निकाली है। आउटसाइड देखिए, ये हमने इनसाइड का फॉर्मूला निकाला है कि इनसाइड आपके पास क्या है, आउटसाइड तो वैसे ही रहेगा, आउटसाइड तो आपके पास प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से कुछ बन जाएगा। इनसाइड की वैल्यू हमने निकाल ली है के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख देता हूं कि ई इन, अंदर की तरफ की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपके पास है के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बाहर लिख लेते हैं, ये हमारे पास सॉलिड स्फेयर है। के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये इनसाइड वाला। ये आपके पास आउटसाइड। ठीक है, बताइए यहां तक की बातें समझ में आ गई, डन है। ठीक, ओके, आगे आते हैं। अब आपके पास यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है, फोर्थ आपके पास हो गया, फिफ्थ देखिए। अच्छा, मेरे दो फिंगर्स भी लग जा रही है इसलिए हो रहा है ऐसे। फिफ्थ, अगर ये मेरे पास थिक शीट है, थिक चार्ज शीट है, तो क्या होगा, तो थिक है तो इतनी थिक मान लो जितनी आपने सोची भी ना होगी। ठीक है, तो भाई इतनी थिक मान लो कि जितनी आपने सोची भी ना होगी। अब क्या है, अगर ये बहुत ही ज्यादा थिक है, इतनी थिक है, इतना मोटी चर्बी है,
और अगर आप सामने खड़े हुए हैं तो अब आप देखिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले सरफेस की वजह से आएगी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पीछे जो सरफेस है ना, ये जो पीछे सरफेस है, इस सरफेस की वजह से भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही होगी। तो पहले वाले सरफेस की वजह से, मतलब मैं जो फ्रंट वाला सरफेस है उसकी वजह से बोल सकता हूं, और जो बैक वाला सरफेस है उसकी वजह से बोल सकता हूं। तो ये कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितनी रहेगी हमारे पास, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आपके पास ई नेट अगर मैं निकालना चाहूं, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ईवी प्लस ईवेफ, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, दोनों को अगर आपने ऐड किया तो आपके पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी याद करके रखना है, ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप की चीजें क्लियर है, ठीक है, आगे हैं, चलिए। अब हमारे पास कुछ मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैंने माना कि मेरे पास यहां पे एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक क्यूब रखा हुआ है, साइड इसकी ए है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रही है। इस तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक फंक्शन दे रखा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंक्शन आपको दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है अल्फा एक्स, ठीक है, अल्फा एक्स आई कैप लिख देते हैं, कि आई डायरेक्शन में आपके पास चल रही है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। आपको निकालना है नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहले वाला, दूसरे वाला, चार्ज इनसाइड द क्यूब। यानी अंदर चार्ज कितना हमारे पास है, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप कोई क्यूब देख रहे हैं तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं ये देखिए, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं ये देखिए, 6 फेसेस आपके पास क्यूब के होते हैं। क्या 6 के 6 फेसेस आपके पास यहां पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके पास फ्लक्स परपेंडिकुलर होगा या फिर कैसे रहेगा, उन सब चीजों के बारे में सोचिए। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं इस तरीके से मेरे पास अगर क्यूब है, तो आप ये देखेंगे कि क्यूब में एक फेज हमारे पास है जिसमें हमारे पास चीजें क्या है, एंटर कर रही है। एक फेज हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एंटर करेगी। एक फेज हमारे पास वो है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एग्जिट करेगी। बाकी के 4 फेज जो हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, आप देखिए 4 फेसेस जो रहेंगे, ऊपर वाला फेस काम नहीं करेगा, साइड वाला फेस काम नहीं करेगा, नीचे वाला फेस काम नहीं करेगा, पीछे वाला फेस काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, 90 डिग्री पे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। यानी कि ये जो आपको ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाला और पीछे वाला जो सरफेस दिख रहा है उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी कि वो काम नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2 ही फेसेस काम कर रहे हैं, एक फेस ये, एक फेस ये, ठीक है, 2 फेस काम कर रहे हैं। पहली चीज तो आपके पास ये आपको सोचनी है। फिर देखिए अगर मैं पहले वाले फेस की बात करता हूं फ्लक्स 1, तो यहां पे
जो फील्ड लाइंस है वो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास नेगेटिव होगा। यहां से फ्लक्स जो हमारे पास है ये क्या है, ये बाहर निकल रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, बाहर अगर निकल रही है तो पॉजिटिव हमारे पास है। ठीक है, और फ्लक्स निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। देखिए अगर मुझे फाई वन निकालना है, मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर मुझे फाई वन निकालना है तो फाई वन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो भी हमारे पास एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो भी हमारे पास एरिया है और जो एंगल हमारे पास रहेगा वो। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक्स, अल्फा एक्स अगर आपको दे रखी है तो आप कितनी दूर है, कितनी दूर ये सरफेस है आपके, आप कह सकते हैं कि ठीक है ये सरफेस हमारे पास बी लेंथ दूर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप बोल सकते हैं अल्फा बी। मैं देखिए व्हाइट में लिखता हूं इसको, तो आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं अल्फा बी। बात समझ में आई। एरिया आपके पास क्या है, एरिया आपके पास है ए स्क्वायर, आपने इसको ए स्क्वायर लिखा। कॉस स्क्वायर कितना है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि ये नेगेटिव आपके पास है कॉस 180 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस अल्फा ए स्क्वायर बी, ये आपके पास फाई वन है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप फाई टू निकालेंगे तो फाई टू भी आपके पास क्या होगा भाई, ई और ए और कॉस थीटा जो हमारे पास होगा वो। ये अब क्या होगा भाई, आपके पास अभी x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं अल्फा a प्लस बी, और एरिया हमारे पास तो ए स्क्वायर ही रहेगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास कॉस जीरो है, इसको कॉस जीरो लिख देते हैं, वन ही हो गया आपके पास, तो आपके पास आएगा फाई टू इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बी ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। दोनों को आपको ऐड कर देना है, दोनों को आप ऐड कर देंगे आपके पास फाइनेट आपके पास आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखना चाहूं, सॉल्यूशन अगर मैं ए का लिखूंगा तो फाई, अगर मैं फाइनेट निकालना चाह रहा हूं तो फाइनेट मेरे पास होगा फाई वन प्लस फाई टू। दोनों को ही हमें ऐड करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा। ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, अल्फा ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ऑफ बी, ये कट हो गया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा ए क्यूब। आ रही है क्या यही परवीन, यही आ रही है अल्फा ए क्यूब, ये नहीं आ रहा क्या, तुमने तो कुछ और ही लिख रखा है भाई। भाई ये नहीं आएगा, अगर इसको लिखेंगे इस तरीके से तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी, अल्फा ए स्क्वायर को हमने ले लिया, ए प्लस बी माइनस बी हम यहां पर कर देंगे, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, और अब अगर मुझे चार्ज निकालना है, बी पार्ट की हम बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज अगर मुझे निकालना है कि चार्ज अंदर कितना है, तो चार्ज आपके पास रहेगा फाइनेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाइनेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाइनेट हमारे पास कितना है, फाइनेट आपके पास अल्फा ए क्यूब है, और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा अल्फा ए क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये क्वेश्चन अप्रोच क्या रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा कि इस तरीके से आप सोच के कर सकते हैं। फिर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने समझा दी किस तरीके से आपके अप्रोच रखनी है, फ्लक्स कैसे निकालना है, पहले वाले में देखेंगे दूसरे वाले में देखेंगे, और इस तरीके से आप फ्लक्स को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि अगर आपके पास यहीं पर ऐसे दिया होता, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर इधर जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पॉजिटिव, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चल रही है, ये ओरिजिन आपके पास है, तो यहां से हटा दो। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ओरिजिन हमारे पास है,
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, यहां से मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो सरफेस हमारे पास है भाई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर निकल रही होगी, और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां से बाहर निकल रही होगी। ये वाला कर्व सरफेस एरिया तो यहां पे काम करेगा नहीं, है ना। तो इसकी आप फ्लक्स जो निकालेंगे, फ्लक्स आपके पास ये वाली फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स, दोनों फ्लक्स आपके पास क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। भाई जो भी चीज आपके देखे रखेगा, इसके लिए मैंने phi 1 बोला, ये भी आपके पास क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाहर की तरफ जो चीज निकलती है पॉजिटिव है। यहाँ पे phi 2 की बात करेंगे तो phi 2 भी आपके पास क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। और फाई नेट अगर आप निकालेंगे तो फाई नेट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो जब आप करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि अच्छा क्या कर रहे थे इसमें, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी है वहां पे कि ये इस पॉजिटिव जा रहा है इस तरफ, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में है। आपको ये देखना है कि अगर चीजें बाहर निकल रही है, अगर चीजें बाहर निकल रही है तो यानी कि आपको फ्लक्स पॉजिटिव लेना है, और फ्लक्स को अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपसे चार्ज पूछेगा कि अंदर बताइए चार्ज कितना है, तो चार्ज आपके लिए कितना रहेगा, जो भी आपके पास फाइनेट रहेगा, इसको एप्सिलॉन नॉट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास चार्ज भी अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट में अभी आज स्टार्ट करते हैं, कल हमें क्वेश्चंस करवाने हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस गॉस लॉ की बस इतनी ही है एज पर दी सिलेबस। अब क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे भी आ सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। पर यहां पर देखिए, यहां पर हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। इस सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए सॉलिड एंगल, पहली बात तो एक 3D एंगल होता है। सॉलिड एंगल हमारे पास एक 3D एंगल है, 2D एंगल नहीं है। नॉर्मली 2D एंगल हमारे पास होता है कि मैंने मान लिया एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है। सॉलिड एंगल हमारे पास 3D एंगल है। आप कोन को एज्यूम कर लीजिए कि कोन आपके पास है, एक कोन का जो लेटरल सरफेस है, जो वो एंगल कवर करता है, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अगर मैंने एक कॉनिकल शेप ले रखी है, तो ये जो कोन हमारे पास एक एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये सॉलिड एंगल है। दूसरा, अगर मैंने एक स्फेयर ले लिया, अगर यहां पे मैंने एक स्फेयर ले लिया और स्फेयर में मैंने बोला कि मैं स्फेयर का इतना सा पार्ट ले रहा हूं ऊपर से, और इसके सेंटर पे मैं देख रहा हूं कि सेंटर पे ये कितना एंगल कवर कर रहा है। एक स्फेरिकल पार्ट ऊपर का, मैंने एक स्फेरिकल पार्ट ले लिया है, ठीक है, और उस स्फेरिकल पार्ट को मैं देख रहा हूं कि कितना एंगल कवर कर रहा है, तो हर साइड से हमारे पास आएगा, तो ये भी अंदर एक कोन की शेप ही ले लेगा, है ना। तो ये हमारे पास, हम एक स्फेयर की शेप से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। अब असली मतलब क्या होता है उसको भी देखिए। भाई अगर मैंने बोला कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलरली, अगर मैंने इसको मान लिया कि ये डिस्क टाइप हमारे पास है, और इस डिस्क का कुछ एरिया हमारे पास है, इस एरिया को मैंने कह दिया कि जो एरिया ए है हमारे पास, ठीक है, ये एरिया मैंने मान लिया कि ये एरिया ए है, और ये जो आपके पास है ये मैंने बोल दिया कि आर हमारे पास है। तो सॉलिड एंगल आपके पास सिग्मा से शो होता है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल आपके पास ये रहेगा, और इसकी वैल्यू आपके पास रहेगी एरिया डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास रेडियस है इसका स्क्वायर। ठीक है, एरिया डिवाइड बाय आपके पास आर का स्क्वायर। इसकी यूनिट जो होती है वो आपके पास रहती है स्टेरेडियन। और डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो नो डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन आपके पास यहां पर नहीं होते। एक बार दोबारा से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिया, एक डिस्क ले ली, एक पतली सी, यहां पे क्या लिया, एक डिस्क यहां पे ले ली, ठीक है, एक डिस्क ले लेते हैं। हमारे पास ये डिस्क है, अच्छा डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो इसकी कोई रेडियस भी होगी, बिल्कुल, इसकी रेडियस आर है। इसका ये एक्सिस है, ये सेंटर था। इस सेंटर से आपने यहां पर क्या किया, एक सॉलिड एंगल्स यहां पे फ्रेम किया। ये जो एंगल आपके पास बनेगा इसी को सिग्मा कह रहे हैं। आपका मन किया कि ठीक है सर, यहां से तो ये जो डिस्टेंस जा रहा था, ये डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस आपके पास R2 था। यहाँ पे भी मैंने एक बीच में भी एक डिस्क ले ली,
बीच में भी मैंने क्या किया, बीच में भी एक डिस्क ले ली यहाँ पे, ठीक है। और यहां से इस डिस्क का ये जो रेडियस आपके पास है इसको R2 ले लिया, और ये जो आपके पास है इसको, या तो दोनों को R2 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, और इस वाले को R1 ले लेते हैं, ग्रीन वाले, ठीक है। तो इसको R1 ले लेते हैं, कैपिटल R1 रेडियस, और ये स्मॉल R1 है ये आपके पास लेटरल का, हम ये वाला डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक बार जो एंगल होता है भाई, आप आगे कितना ही चले जाइए एंगल तो सेम रहेगा ना, आगे कितना भी आप चले जाइए। तो ये जो सिग्मा हमारे पास यहां पर है, ये सिग्मा किसके बराबर होगा, आपके पास ये बराबर होगा पाई R1 का स्क्वायर, है ना, एरिया, मतलब हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, एरिया लेते हैं डिवाइडेड बाय जो आपके पास यहाँ पे रेडियस है उसको। तो मैं इसको दूसरी तरीके से कह सकता हूँ पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का, ठीक है। अगर यहीं पर हमारे पास क्या हो, डिस्क जो है वो ऐसे ओरिएंट ना होके, अगर मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, और यही जो डिस्क है आपके पास, इस डिस्क को मैंने कहा कि जी ये डिस्क हमारे पास थोड़ी सी ऐसे इंक्लाइंड हो गई, उस डिस्क को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया, इतने डिग्री पे थोड़ा सा थीटा एंगल ले लिया हमने, मान लीजिए एंगल थीटा ले लिया, कि थीटा से हमने क्या किया, उसको ऐसे टिल्ट कर दिया। तो अब इस केस में इसकी रेडियस देखिए, इसकी रेडियस आप मान लीजिए कि आ रही थी आपके पास, इसकी रेडियस आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास R है, यहां से अगर मैं डिस्टेंस लेके चलूं तो हमारे पास, तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आप लेके चलेंगे कि जो एरिया आपके पास है ना, इसका एरिया अगर मैं ds मान लेता हूं कि ds एरिया था, तो आप इसको लेके चलेंगे कि ds cos थीटा, उसको उधर रख लेंगे, और जो भी आपके पास डिस्टेंस रहेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास सिग्मा हो जाएगा। आप कॉस कंपोनेंट यूज कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इस केस में हम कॉस का कंपोनेंट यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब सॉलिड एंगल से ही हम कल का काम करेंगे, सॉलिड एंगल के आगे का ही हमें काम करना है कि सॉलिड एंगल को कैसे देखते हैं। अगर मैं यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि अगर मैं सॉलिड एंगल को लेके चल रहा हूं, जैसे एक एंगल को मैं लेके चलता हूं कि अगर नॉर्मल एंगल्स को हम लेके चलते हैं, नॉर्मल एंगल जो 2D एंगल आपके पास होते हैं, तो नॉर्मल एंगल कैसे चलता है भाई, आपके पास ये लाइन है और यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, अगर आप गोल घूम जाएंगे तो कितना डिग्री रहेगा, ये 360 डिग्री रहता है, जिसको आप 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। अगर हम 3D एंगल कहें, या मैं कह रहा हूं कि मैं सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूं कि मेरे पास सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल हमारे पास 3D एंगल है। तो ये 3D एंगल अगर हमारे पास है सॉलिड एंगल, तो ये कितना एंगल ले लेगा भाई, ये पूरे का पूरा एक स्फेयर ही कवर कर लेता है, और पूरे का पूरा अगर स्फेयर कवर कर रहा है, तो इसका जो ये हमारे पास सिग्मा आएगा, टोटल सिग्मा की अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास आता है 4 पाई। आप ये ध्यान रखना कि अगर सॉलिड एंगल में कंप्लीट कहता हूं तो वो हमारे पास 4 पाई आता है। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको 4 पाई टर्म्स दिखती है, जैसे आप देखिए के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल चार्ज मैंने लिया है तो उसके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। हर डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं सॉलिड एंगल बनाता हूं तो जो क्यूब आपके पास मतलब एक तरीके से जो कोन आपके पास बनेगा, वो कोन पूरा का पूरा बन गया, हर डायरेक्शन में बन रहा है। तो आपके पास वो हर डायरेक्शन में अगर बनेगा तो 4 पाई कवर करता है। इसका कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। बस यहीं से फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका, तो यहाँ तक ही हम रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस मुझे आज तक आज इतना ही कराना था। कल हम जो करेंगे, कल हम कुछ एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। बस थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, कल मिलते हैं। और फिर आपका एक टेस्ट भी है, तो टेस्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ही आएगा। जितना मैंने कराया है उनको अच्छी तरीके से करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, और मॉड्यूल जो आपको मिल गया, मॉड्यूल के क्वेश्चन पेपर सही से सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, नए क्वेश्चंस हैं कुछ ही, मैंने थोड़े से खुद बनाए हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आते थे, मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था वहाँ से मैंने उठाए हैं। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय बाय।